नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है। 4 जून को काउंटिंग शुरू हो जाएगी। न केवल देश भर की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस रिजल्ट्स पर हैं, क्योंकि इससे देश के भविष्य का फैसला होने वाला है। हम कैसे देश में रहेंगे, भारतवर्ष का स्वरूप क्या होगा, यह हमें 4 जून के बाद देखने को मिलेगा। क्या ये उस प्रकार का देश होगा जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में था, लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में था, इंदिरा जी के जमाने में था, मोरारजी भाई के जमाने में था, इंदिरा जी के जमाने में था, राजीव गांधी के जमाने में था, अटल जी के जमाने में था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में था। जबकि हम पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने की और मिला जुला चलना करने की बात करते थे, जबकि देश के अंदर धार्मिक सद्भाव की बात होती थी, सर्वधर्म समभाव की बात होती थी। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने और भिड़ाने की बात नहीं होती। या हम ऐसा भारतवर्ष देखना चाहेंगे, ये देश की जनता निर्णय लेगी कि 4 जून के बाद हम ऐसा हिंदुस्तान देखेंगे जो हमने पिछले 10 साल में देखा है, जिसमें लोगों को कपड़े से पहचाना गया है। जहां देश के गृह मंत्री ने कहा है कि रमजान में तो लाइट आती थी और दिवाली होली में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो लड़ाई नहीं आती थी। वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। वो केवल मुजरे की बात इसलिए करते हैं कि मुजरा एक उर्दू का शब्द है, और हर चीज में हिंदू मुसलमान करके देश के भाई भाई को लड़ाने का प्रयास, हर तरह से करने का प्रयास। तो देश के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो बहुतायत में हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जो कि ये मानते हैं कि देश तभी स्थिर रहेगा, देश तभी मजबूत होगा जबकि सब मिलजुल के रहेंगे। हमारा धर्म कुछ भी हो, हमारी जात भी कुछ भी हो, हमारी भाषा कुछ भी हो, हम हिंदुस्तानी हैं और उनको मिलजुल के रहना है। जैसा हिंदुस्तान हमने 70 साल देखा था। और एक वर्ग है जो करीब 20-22% है, जो चाहता है कि देश धार्मिक उन्माद में फंसा रहे, धार्मिक जहर में फंसा रहे, और एक समुदाय दूसरे समुदाय से घृणा करे और उस घृणा करने की वजह से उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। ये 2 तरह के वर्ग हैं। पिछले चुनावों में क्या हुआ, 2024, 19 के 14 और 19 के चुनाव में जो ये वर्ग था, जो कि समझता था कि उस पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, 400-500 साल पहले हुआ है, 75 साल सरकार बनने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू होने के बावजूद हुआ है, और ये बहुसंख्यक समाज के लोग थे। इनको लगा कि 12% लोग इन 80% लोगों को प्रताड़ित करते हैं और करते आ रहे हैं, इसलिए इनको संगठित होने की आवश्यकता है। तो कहा गया, हिंदुओं जागो। अब हिंदू तो जाग गया, लेकिन हिंदुओं को नौकरी तो मिली नहीं। नेहरू जो हिंदू है वो तो परेशान हो गया कि वो बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, 15 लाख मिले नहीं, किसानों की आमदनी दुगनी हुई नहीं, और हिंदू जाग के अब करे क्या आखिर। तो ये चुनाव जो है 2014-19 जो एक्स्ट्रापोलेट लोग कर रहे थे कि साहब 2014 में ऐसा हुआ, 19 में ऐसा हुआ, उत्तर में ऐसा हुआ, दक्षिण में ऐसा हुआ, और उसी कल्पना के आधार पर जितने सेफोलॉजिस्ट थे और पत्रकार थे और बाकी विश्लेषक थे, उन्होंने सोचना शुरू किया कि 2024 के चुनाव में होगा क्या। लेकिन जैसी हम लोगों की अपेक्षा थी, जैसा हम मानते थे, जैसा हमने 1977 में देखा था, ये चुनाव अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के बीच का रहा ही नहीं। ये चुनाव हो गया एनडीए के बीच में और जनता के बीच में। जनता ये जानती थी कि विपक्ष जो है काफी कमजोर कर दिया गया है पिछले 10 साल में। उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनको प्रलोभन देके अपनी तरफ कर लिया गया है। उन्हें राज्यसभा के टिकट दे दिए गए हैं, लोकसभा के टिकट दे दिए गए हैं। जो नहीं माने उनको ईडी के माध्यम से जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दिल्ली के
3-3, 4-4 मंत्रियों को जेल के अंदर बंद किया गया और उनके पैसे के स्रोतों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जहां उनके पास पैसा आए उस पर इनकम टैक्स, ईडी की रेड और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जिसको जितना पैसा देना चाहे कोई परेशानी की बात नहीं। तो एक शक्तिहीन विपक्ष, धन विहीन विपक्ष, ये कल्पना की गई थी कि जहां एक तरफ ऐसी पार्टी है जिसके पास पैसे भरपूर हैं, पूंजीपतियों का पूरा सहयोग है और जिसके पास मीडिया तंत्र है, जिसके पास गोदी मीडिया है, जिसके पास लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनसे भरा ये अशक्त विपक्ष कैसे लड़ेगा। लेकिन देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। देश की बुद्धिमान जनता ने समझ लिया कि ये जो पूरा आडंबर है, इसमें विपक्ष को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से और गोदी मीडिया के प्रचार माध्यम से इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो लड़ने में सक्षम नहीं। हालांकि जो इंडिया अलायंस बना उसमें जितने क्षेत्रीय छत्रप थे और जो एक नेशनल पार्टी थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके बीच में जितने का खूबसूरत समन्वयन दिखाई पड़ा, तो इंडेक्स ऑपोजिशन यूनिटी हुई। हर क्षेत्र में क्षेत्रीय छत्रपों ने घेर लिया भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने घेर लिया, तमिलनाडु में स्टालिन ने घेर लिया, कर्नाटका में सीतारामैया, डीके शिवकुमार ने घेर लिया, तेलंगाना के अंदर रेड्डी साहब ने घेर लिया, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने घेर लिया, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने घेर लिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने घेर लिया, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने घेर लिया। मतलब यह है कि क्षेत्रीय छत्रपों ने, और ये जो अपेक्षा की जा रही थी, जो संशय पैदा किया जा रहा था कि नहीं ये आपस में इनमें समन्वय नहीं हो पाएगा, गठबंधन नहीं हो पाएगा, उसको भी उन्होंने निर्मूल स्थापित कर दिया। तो जितना अपोजिशन पार्टीज इंडिया अलायंस कर सकता था उन्होंने किया। खैर, नीतीश कुमार ने धोखा दिया, जयंत चौधरी ने, छोटे चौधरी ने धोखा दिया, लेकिन जयंत चौधरी पर्दे से दृश्य से बाहर हो गए, नीतीश कुमार बाहर हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता थे जो कांग्रेस के थे, जिन्हें कांग्रेस ने मान सम्मान दिया था और जो 20-20, 25-25 साल से कांग्रेस के साथ थे, गांधी को मानते थे, लोगों को करोड़ों में कितने जीरो होते हैं बताते थे। एक बॉक्सर साहब थे जो बड़ा पहलवान लड़कियों के साथ भी खड़े हुए थे, लेकिन रात में सपना आया और अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है कहां। तो विपक्ष तो एकता से और मजबूती से समन्वयन करके लड़ा और जनता ने चुनौती को समझा कि ये चुनौती इतनी बड़ी है, ये देश के भविष्य का प्रश्न है, ये देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कायम करने का प्रश्न है। तो जनता खुद सामने आ गई। अब जनता से मुकाबला करना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव है नहीं। तो आपने देखा जिस प्रकार से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने अलग जगह रखी है, यूपी के अंदर अखिलेश यादव कल्पना कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 60-65 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, अब उनको 50 सीटों के भी लाले हैं, 30-40 सीटें उनकी कम होने की संभावना यूपी में है, बिहार में भी 20 सीटें, महाराष्ट्र में भी 25 सीटें, राजस्थान में भी 8 सीटें, मध्य प्रदेश में भी 4-5 सीटें, गुजरात में भी 3-4 सीटें, हरियाणा में 7-8 सीटें, दिल्ली में 4-5 सीटें। मैंने हर जगह अब जनता ने, क्योंकि लड़ाई अपने हाथ पे ले ली थी, उन्होंने चुनौतियों को समझ लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मुकाबला कैसे करें। अब मेरा एक अपील है, देखिए बाकी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था इस बार 400 पार, अब वो 400 पार का उल्टा असर हो गया, क्योंकि कुछ बड़बोले नेताओं ने कह दिया संविधान बदल देंगे और वो सारा मैसेजिंग गलत हो गया और देश की 80% जनता या 100% जनता जो है, कुछ भक्तों को छोड़कर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पसंद नहीं करते, जो संविधान को पसंद नहीं करते, जो मनुस्मृति को पसंद नहीं करते, उसके अलावा सारी जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और संविधान का पूरा मान सम्मान करती है। इसलिए वो जागृत हो गई, उसे लगा कि ये जो खतरा संविधान पे और लोकतंत्र पे है, इसका मुकाबला हमको आपस में सामूहिक रूप से करना होगा, उन्होंने किया। अब जो लड़ाई असली है, जो जहां मैं मुद्दे को लाना चाहता हूं कि काशी की प्रबुद्ध जनता,
आखिर उसके दिमाग में क्या है? देखिए, पूरी तरह से व्यवस्था से बचा जा सकता है, तानाशाही से बचा जा सकता है, हर तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है, अगर काशी की जनता सही निर्णय ले ले तो। चाहे जैसा हम लोगों को लग रहा है कि इंडिया अलायंस को करीब 300 सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी को 220 230 सीट मिलेंगी, एनडीए अलायंस पार्टनर्स को 25-30 सीट मिलेंगी, और ये जो अलायंस पार्टनर्स हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये बीजेपी के साथ रहें, ये इलेक्शन के बाद ये इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। इसका माने इंडिया अलायंस की सरकार हमारे हिसाब से बन रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कोई 300 कह रहा है, कोई 350 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है। मान लीजिए हमारी बात गलत है, मान लीजिए उनकी बात सही है। अगर काशी की जनता सही निर्णय ले ले तो लोकतंत्र भी बच सकता है और संविधान भी बच सकता है। अगर निर्णय जैसा हमारा मानना है और हमें जनता से जो फीलर्स मिल रहे हैं, जिस प्रकार का अंडर करंट है, इंडिया अलायंस खुलेआम जीत रहा है। लेकिन अगर 1% चांस भी है कि बीजेपी को 273 सीटें मिल जाएं, जिसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन काशी की जनता सही निर्णय ले ले और वो अजय राय को जिता दे, मान लीजिए, तो उसके बाद जो सारा संकट है कि एक व्यक्ति अपने को भगवान के सामने खड़ा करने का प्रयास करता है, जो कहता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मैं बायोलॉजिकल नहीं है कैसे? ये तो भगवान श्री राम ने भी नहीं कहा था मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। ये तो किसी भी भगवान ने आज तक, किसी भी धर्म के भगवान ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल तो थे, कृष्ण के भी माता पिता थे और भगवान श्री राम के भी माता पिता थे। पूरा रामायण और गीता का पूरा उन्होंने सारी ही गड़बड़ कर दिया जब उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। कौन सा ऐसा भगवान है जो कि प्रकट हुआ है, सारे के सारे मानव रूप में आए हैं और माता पिता, परिवार और मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। तो ये तो सब सनातन धर्म का पहला पान तो यही हो गया। काशी के अंदर जहां हर हर महादेव का नारा के अलावा कोई दूसरा नारा नहीं लग सकता था, वहां हर हर मोदी के नारे भी लगवा दिए उन्होंने। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने करवा दी जब मंदिर अपूर्ण था और सारे शास्त्र ज्ञाता और शंकराचार्य कह रहे थे कि शास्त्र वेदों के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए, इससे भगवान कुपित होंगे, लेकिन करवा दिया क्योंकि वो अपने को सनातन धर्म और सब इष्टों से ऊपर समझते हैं। उनको लगता है महात्मा गांधी को कुछ जानता ही नहीं था। और 1972 1982 जब भी ये गांधी पिक्चर बनी थी, उसके बाद ही लोगों ने उन्हें जाना। माने ऐसा अगर प्रबुद्ध आदमी देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसे यही नहीं पता है कि महात्मा गांधी के संघर्ष को तो पूरे विश्व ने सलाम किया है। पूरा विश्व ये मानता है कि महात्मा गांधी से बड़ा संत तो कोई विश्व में हुआ ही नहीं। आज भी अगर आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएं तो अगर किसी एक हिंदुस्तानी की स्टैचू आपको मिलेगी तो महात्मा गांधी की मिलेगी। और बच्चा बच्चा ये जानता है हिंदुस्तान का कि महात्मा गांधी कौन थे। चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को न जानता हो, चाहे वो सावरकर को न जानता हो, चाहे बाला साहब देवरस को न जानता हो या गोलवलकर साहब को न जानता हो, लेकिन महात्मा गांधी को तो हिंदुस्तान की भी 99% जनसंख्या जानती होगी और पूरे विश्व के 70-80% तक तो महात्मा गांधी को जानते होंगे, क्योंकि हर आदमी मानता है कि महात्मा गांधी विश्व के महानतम संत थे। चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, वो इस बात से ही बड़े परेशान रहते थे कि ऐसा भी कोई संत हो सकता है क्या जैसे महात्मा गांधी थे। बैरिस्टर थे, अच्छे परिवार से थे और एक धोती में नंगे पैर घुमा करते थे, पूरे देश में घुमा करते थे। ना कोई बहुत अच्छे वक्ता थे, ना बड़े सुंदर थे, देखने में बड़ी भव्य आकृति उनकी नहीं थी, लेकिन वो जनता की, भारत की आत्मा को रिप्रेजेंट करते थे। अब ऐसे महान व्यक्ति 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। अब मैं उनके सम्मान के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, देश के प्रधानमंत्री अभी तो हैं, केयर टेकर हैं, लेकिन तो हैं। 5 जून को अगर देश की जनता सही निर्णय लेगी और विशेष तौर पर काशी की जनता सही निर्णय लेगी, अब कल्पना कीजिए, जिसकी संभावना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, कल्पना कीजिए, जस्ट कल्पना
कि भारतीय जनता पार्टी को 273 सीटें मिल जाए और माननीय मोदी जी काशी हार जाए। कोई परेशानी नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। हमें अटल बिहारी वाजपेयी से कोई परेशानी नहीं थी, हमको मोरारजी भाई से कोई परेशानी नहीं थी। हमको तो केवल परेशानी उस चीज से है कि इस देश के अंदर हमारे जो इथॉस हैं, हमें अमित शाह जी से परेशानी है, हमें मोदी जी से परेशानी है, हमको योगी जी से परेशानी है, क्योंकि ये लोग देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं। ये गरीबों की झोपड़ियों में तो बुलडोजर चलाते हैं, अमीरों के इलीगल कंस्ट्रक्शंस को नहीं तोड़ते। ये एक वर्ग के जो माफिया हैं उनको तो मार देते हैं, लेकिन एक वर्ग के माफिया को प्रोत्साहन देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को जो इन्होंने टिकट दिया है, आजकल में उन्होंने अपनी कार से 2-3 लोगों को, निर्दोष लोगों को रौंद दिया है। लखीमपुर खीरी के अंदर टेनी महाराज के बेटे ने 5-7 किसानों को रौंद दिया, उनको टिकट देते हैं और किसानों को परेशान करते हैं। हमें परेशानी ऐसे लोगों से है, हमें पार्टी से परेशानी नहीं है, विचारधारा से है। लेकिन अगर उस विचारधारा को भी समन्वयी बनाया जाए, धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए और किसी भी निरीह आदमी को, चाहे वो किसी धर्म समाज से बिलोंग करता हो, उससे प्रताड़ना उसकी ना की जाए, तो हमें कोई परेशानी नहीं। हम कोई एंटी बीजेपी वाले थोड़ी हैं, हमें कांग्रेसी थोड़ी हैं, हम वामपंथी थोड़ी हैं। हम तो चाहते हैं कि देश की जो इथॉस है, देश की जो भावना है, मूल भावना है, उसका पालन हो, उसका सम्मान हो। तो काशीवासी अगर अपनी महत्ता को समझते हैं और समझते हैं कि 1 जून को जब वो वोट देने जा रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान का भविष्य उनके हाथ में है। ये मैं उनसे नहीं कहूंगा किसको वोट दे, समझदार हैं, काशी के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं। वो अगर सही वोट का निर्णय लेंगे और ऐसे व्यक्ति को वहां जिताएंगे जो लोकतंत्र में बिलीव करते हो, जो संविधान में बिलीव करता हो, जो दरिद्र नारायण को उसका सम्मान दिलाने में बिलीव करता हो, जो किसानों का अपमान न करता हो, जो खुद तो 74 साल की उम्र में 5 साल का एक्सटेंशन मांग रहा हो और 17 साल के बच्चों को 4 साल के बाद रिटायर करता हो, तो ये निर्णय काशी की जनता के हाथ में मैं सौंपता हूं। देश का भविष्य, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान आपके ऊपर है। आप जब 1 जून को निर्णय लेने जाएंगे, फिर मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा किसको वोट दें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए वोट का उपयोग जब करेंगे तो ऐसा करें कि देश के लोकतंत्र, संविधान पे और कोई अपने को तानाशाह दिखाने की कोशिश ना करे, कोई अपने भगवान के समकक्ष दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि इससे न केवल देश की धर्मनिरपेक्ष छवि खराब होती है, बल्कि इससे सनातन धर्म और हिंदू धर्म का भी अपमान होता है। विश्व वाले क्या सोच रहे होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था, जब पिक्चर बनी उसके बाद लोगों ने जाना। क्या सोच रहे होंगे हमारे देश के बारे में, हमारी देश की छवि कितनी खराब हो रही होगी। तो माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, विवेकानंद मेमोरियल में जाइए, बिल्कुल जाइए, 365 दिन मेडिटेशन कीजिए, कैमरे से फोटो खिंचवाइए, सारे टीवी चैनल्स में दिखाइए, लेकिन इस तरह की बातें मत कीजिए, मुजरे उजरे की बातें मत कीजिए, महात्मा गांधी के लिए इस तरह की बातें मत कीजिए, कोई भैंस ले जाएगा, कोई बकरी ले जाएगा, इस तरह की बातें मत कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि हमने आपको बड़ी आशाओं के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाया था और आपने जो किया वो हमको पता ही है आपने क्या किया। लेकिन चलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं काशी वासियों से दोबारा निवेदन करता हूं, जब वोट देने जाएं तो कृपा करके देश के बारे में सोचें और देश के सामने जो एक समस्या मुंह बाए खड़ी है उसके बारे में सोचें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।